गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है बच्चों, उसके साथ में ही हम यहाँ देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ये टॉपिक आपसे कहना चाहता है कि अगर सपोज कीजिए दैट ये कोई एक वॉल्यूम लिया आपने, ये कोई एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के अंदर एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। अभी हम लेट कर रहे हैं, अगर हमने कहा एक वॉल्यूम है और इसके अंदर कोई चार्ज है Q, जिस वॉल्यूम की जो लेंथ है वो कितनी है, डेल L है। इस वाले सरफेस को हमने कह दिया DS सरफेस। जब ये चार्ज यहाँ से जाएगा, मतलब कि जो ये चार्ज है इस पॉइंट के अंदर या इस वॉल्यूम के अंदर, जब यहाँ से ये बाहर जाता है तो आपको मालूम है चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसे हम करंट कहते हैं। और जब ये चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर से जाएगा, या फिर हम वॉल्यूम की बात ना करके हम कहें इस वाले एरिया से जाएगा ये जो चार्ज है, तो इस वाली बात को हम कहेंगे करंट डेंसिटी। जिसे आप जानते हैं करंट डेंसिटी यानी कि जे वेक्टर से आप इसको लिखा करते थे, धारा घनत्व जिसे आप बोला करते थे, जे वेक्टर यानी कि I अपॉन एरिया होता था, करंट अपॉन में एरिया, मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे आप धारा घनत्व कहते थे, करंट डेंसिटी कहते थे। अगर सपोज कीजिए इसके अंदर कोई चार्ज दे दिया गया है Q, इनसाइड आप लोगों को इसके अंदर कोई चार्ज दे दिया गया है Q, यहाँ से ये जा रहा है, तो जिसे हमने धारा घनत्व कहा, जिसकी लंबाई डेल L है और जिसका एरिया DS है। आगे स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है उसे यूज करने, तो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन से आप कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो जब यहाँ से फ्लो हो रहा है तो चार्ज में जो टाइम के साथ में कमी आ रही है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से करंट कितना बाहर जा रहा है। मैंने कहा कि चार्ज में कितनी कमी आ रही है टाइम के साथ में, तो वो करंट के इक्वल होता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ charge conservation, the time rate of decrease of charge within a given volume must be equal to the net outward current flow through the surface of the volume. Thus current I outside coming out of the closed surface, ठीक है, कि मतलब अगर इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से अगर हम चार्ज के फ्लो होने की रेट देखते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, आने वाले करंट के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I जो है आउटसाइड किसके इक्वल आ रहा है, माइनस DQ इनसाइड अपॉन में DT, मतलब कि चार्ज अंदर कितना है उसके टाइम के साथ उसमें कितना चेंज आ रहा है वो उसके इक्वल किसके होगा, उसमें डिक्रीज हो रहा है करंट के बराबर, ठीक है।
स्टूडेंट इस वाली बात को अगर हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, आप जानते थे, पहले से ही जानते हैं आप लोग ये कि जो जे था करंट डेंसिटी, उसको हम आई अपॉन में एरिया भी लिखते थे, यानी कि करंट अपॉन में एरिया लिखते थे, किसको, करंट डेंसिटी को, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि आई इज़ इक्वल टू किसकी हो जाएगा, जे करंट डेंसिटी के और एरिया के डॉट के बराबर। तो हमने इसको क्या लिखा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर, और यहाँ एरिया मैंने ए लिया है लेकिन यहाँ हमने डी एस लिया है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने लिखा जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो आपके पास में ये क्या हुआ कि करंट जो है वो इस वाली टर्म के इक्वल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप डाइवर्जेंस की थ्योरम से जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस की थ्योरम होती है वो किसी भी एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये क्या कहती है, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये किस में है, एरिया के फॉर्म में है, तो हम इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल डॉट जे वेक्टर डी वी। तो हमने इसको किस में लिख लिया है, वॉल्यूम के फॉर्म में, और हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, अगर हम इसको देखें इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 से अगर भी देखते हैं हम, तो आप लिख सकते हो आगे कि माइनस ऑफ डी क्यू इन साइड अपॉन में डी टी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, अगर Q को आप रो की फॉर्म में लिखते हैं, रो dV के फॉर्म में, तो हमने यहाँ से लिखा कि Q हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम के फॉर्म में रो V dV होता है, ठीक है। तो Q इनसाइड को हम इसमें चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, Q इनसाइड की जगह हमें लगाना है वॉल्यूम के फॉर्म में, और इसको लिखा हमने डेल रो V अपॉन में डेल T, और ये लिखा dV, जिसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या आ गया, माइनस डी क्यू इनसाइड को हमने ये लिख दिया, जिसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हमने लिखा कैसे है, एक बार इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। इसको हमने लिखा है, माइनस लिखा हमने, ये डी बाई डी टी एज इट इज़ था उसको लिखा, और क्यू की जगह लिखा ये रो वी डी वी, और इसको फिर उसके बाद में डी बाई टी टी को हमने अंदर भेज दिया, और इस तरीके से इस फॉर्म को हमने लिख लिया है। नाउ इक्वेशन 3, 2 और 1, इन तीनों ही इक्वेशन से हम देखते हैं कि, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3, 2 और 1 से, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1। इक्वेशन 1 में जब हम 3 और 2 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ हमारे पास वैल्यू आती है क्या, ये वी डेल डॉट जे डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ वी डेल रो वी अपॉन डेल टी, और ये क्या आया, डी वी, राइट। यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ से डेल डॉट जे इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल रो वी अपॉन में डेल टी के, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूटी की इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड continuity of current equation or continuity equation। तो इसमें ये हमारा कंप्लीट होता है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो वी अपॉन डेल टी, इसे हमने नाम दिया क्या, कंटिन्यूटी की इक्वेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन, राइट। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम के लिए। तो अब हमारा टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि उसका वापस से टाइम का रीअरेंजमेंट होना, ठीक है।
या फिर आपका रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि वो इनिशियल पोजीशन में जो टाइम वो था हमारे पास में, क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल में आपके पास में जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कुछ टाइम टी के बाद में कितनी चेंज हो जाती है, या फिर इनिशियल चार्ज डेंसिटी जो है वो अगर उस अपने पोजीशन की 37% रह जाती है तो ऐसे टाइम, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। या फिर हम इसको वापस से कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जब भी चार्ज डेंसिटी अपने इनिशियल वैल्यू के 37% रह जाती है, 37% रह जाती है, तो ऐसे टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिस टाइम पर ये वर्क होता है। ठीक है, तो अब हमने रिलैक्सेशन टाइम के लिए अगर सपोज कीजिए हम लेते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में है सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, और गॉस लॉ से हम जानते हैं, एल्सो फ्रॉम गॉस लॉ, और इस गॉस लॉ से हम जानते हैं कि, तो गॉस लॉ से हम जानते हैं कि डेल डॉट डी वेक्टर बराबर हमारे पास में होता है क्या, रो, या फिर जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट ई वेक्टर बराबर में रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी लास्ट में ही हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ई को हम डी वेक्टर लिख रहे थे। ठीक है, अब इसमें जे को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा ई वेक्टर लिखते हैं। तो आपको मालूम है फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी की इक्वेशन से हम जानते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इससे हमने इसको ऐसे लिखा कि डेल सिग्मा ई वेक्टर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डेल जे और ये क्या है सिग्मा ई, लिख दिया इसको हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्या बन गया आपके पास में, माइनस में डेल रो वी अपॉन में डेल टी, ये तो एज इट इज़ आपके पास में है ही है। ठीक है, लेकिन साथ में ही इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डेल सिग्मा ई वेक्टर किया है ना, तो यहाँ पर अभी देखा अपन ने कि डेल ई वेक्टर बराबर क्या होता है, रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि यहाँ पर हमने सिग्मा को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा रो वी अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, सिग्मा रो वी अपॉन में एप्सिलॉन लिख दिया। इसको हम एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि अब तक हमने सारी इक्वेशन एप्सिलॉन के फॉर्म में ही लेके चले हैं। नाउ वी कैन से दैट, यहाँ से आगे अगर हम देखते हैं तो हम इसको रखते हैं माइनस में डेल रो वी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया है। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर हैं। ये माइनस की टर्म है, अगर हम इसको एक साथ लिख के लेते हैं तो ये क्या आता है, डेल रो वी अपॉन में डेल टी प्लस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रो वी बराबर में 0 आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है और जिसको हमने लिखा इस तरीके से। अब अगर मैं इनमें रो वी को तो एक साथ ले जाती हूँ और ये डेल टी के फॉर्म में इसको ले जाते हैं, तो यहाँ से ये देखो डिफरेंशियल की टर्म में बन रहा है और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसे तो हमने डेल रो वी को यहाँ रहने दिया, रो वी इसके नीचे लेकर आते हैं, तो रो वी इज़ इक्वल टू, ये बन गया क्या, माइनस ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन, और डेल टी वहाँ चला गया तो ये क्या आ गया हमारे पास में, डेल इंटू में डेल टी आ चुका, राइट। यहाँ से आप देखते हैं कि अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं या फिर अब इनको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे ये किसके फॉर्म में बन रही है, लॉग के फॉर्म में बन रही है। तो हमने यहाँ लिखा क्या, एल एन रो वी इज इक्वल टू माइनस में सिग्मा एप्सिलॉन, इस डेल टी का कितना हो जाएगा हमारे पास में, टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और इस कांस्टेंट को हमने रो के फॉर्म में मान लिया है, तो लॉग, और ये क्या आ गया, रो वी नॉट विच इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास में कैसी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद में अगर ये दोनों किसकी फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में है, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड लेते हैं तो ये वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, रो वी अपॉन में रो वी नॉट इज इक्वल टू ई, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा टी अपॉन में एप्सिलॉन आ गया हमारे पास में।
ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये हमारी एक फिक्स वैल्यू है जो कि रो वी अपॉन रो वी नॉट। रो वी नॉट क्या है? इनिशियल चार्ज डेंसिटी है। जब रिलैक्सेशन टाइम अगर देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन के अंदर हमारे पास में पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज डेंसिटी थी और टी टाइम के बाद वो चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई है, तो वो एक्सपोनेंशियली डिके हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रो वी इज़ इक्वल टू रो वी नॉट ई की पावर माइनस में टी को हमने रहने दिया एज इट इज़, और सिग्मा अपॉन एप्साइलन या फिर एप्साइलन अपॉन सिग्मा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं टी आर। इस वाली टर्म को हमने एक नाम दे दिया जिसे आपने बोला रिलैक्सेशन टाइम के नेम से। यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है आपके पास में वो क्या हो गया? वो हुआ टी आर इज़ इक्वल टू एप्साइलन अपॉन में सिग्मा। इसे हम क्या बोलते हैं? टी आर को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई आपके पास में वो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ये जो है रो वी नॉट, इसे हम कहते हैं इनिशियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास में? इनिशियल चार्ज डेंसिटी। ये क्या हुआ हमारे पास में? रिलैक्सेशन टाइम हो चुका, या फिर रिलैक्सेशन टाइम को अदर लैंग्वेज में रीअरेंजमेंट टाइम भी बोला जाता है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो क्या है? रो वी इज़ इक्वल टू रो वी नॉट ई टू द पावर माइनस में टी अपॉन में कैपिटल टी आर। जो जहाँ पर इस रो वी नॉट को हम लोगों ने बोला क्या? इनिशियल चार्ज डेंसिटी, इनिशियल चार्ज डेंसिटी। और इस टी आर को हमने क्या बोला? रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस चार्ज डेंसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कि जो टाइम के साथ में है चार्ज की डेंसिटी वो क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अगर अपन सोचो कि हम लोगों को ये दोनों वैल्यू बराबर दे दी जाती हैं, अगर आपसे कह दिया जाए इफ़ t इज़ इक्वल टू कैपिटल टी आर, अगर आपके पास गिवन जो टाइम है वो किसके बराबर है? रिलैक्सेशन टाइम के है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिलैक्सेशन टाइम के बाद में जो इनिशियल चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू में कितना डिक्रीजमेंट आएगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो वी इज़ इक्वल टू रो वी नॉट, और ये कितना हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस वन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? लाइक रो वी इज़ इक्वल टू रो वी अपॉन नॉट अपॉन में ई लिख सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट जब हम इसको रो वी नॉट अपॉन में ई लिखते हैं तो आपको मालूम है 1 अपॉन में ई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू होती है 0.37, और ये क्या आती है? रो वी नॉट, रो वी नॉट। ठीक है। तो हमारे पास में जब टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल आ चुका है तो जो रो आता है अपने पास में यानी कि रो वी, उस टाइम पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की 0.37 बचती है, यानी कि वो 37% डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात हमारी? सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का टॉपिक हम लोगों ने देखा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट relaxation time is the time it take a charge placed in the initial of a material to drop to e to the power minus 1, or we can say like that relaxation time is the time
when initial value decreases to 0.37 or 0.37 of its इनिशियल वैल्यू। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसका मतलब होता है कि उसमें जब इनिशियल जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास में उस टाइम पर कम होकर अपनी इनिशियल चार्ज डेंसिटी की 0.37 बच गई है, उस टाइम को हम कहते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम।